हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीस और इतिहास की रोचक कहानियों के अगले प्रसंग में आपका बेहद स्वागत है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस कड़ी की शुरुआत की थी और उसमें सी राजा मोहन द्वारा दिए गए वक्तव्य कि किस प्रकार से न्यूक्लियर पावर बनते ही भारत बैलगाड़ी युग से न्यूक्लियर युग में प्रवेश कर जाता है, अर्थात ऑपरेशन शक्ति जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय आपका संपन्न होती है और भारत बैलगाड़ी युग से न्यूक्लियर एज में प्रवेश कर जाता है। उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी और किस प्रकार से 1974 तक अर्थात भारत के बुद्ध मुस्कुराए परमाणु परीक्षण 1.0 अर्थात भारत ने अभी अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्रों में शामिल तो नहीं किया था, किंतु पहले परमाणु परीक्षण तक हम यात्रा कर चुके थे। आपसे यह मेरी गुजारिश रहेगी, यदि आप इस वीडियो को और बेहतर तरह से समझना चाहते हैं तो आप इस प्रसंग की पहली कड़ी को भी सुनें। तो चलिए हम लोग जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा जापान पर आपका न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने के बाद विश्व में दो तरीके से इसकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, जहां एक और पश्चिमी खेमा आपका न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में शामिल हो जाता है, तो यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाते हैं। तो वहीं भारत जैसे जो नौ स्वतंत्र राष्ट्र थे वो अहिंसा और विश्व शांति की स्वप्न के आधार पर एक नए राष्ट्र की संकल्पना, एक नए विश्व की संकल्पना का ख्वाब बुन रहे थे। तो वो लोग आपका इस न्यूक्लियर पावर्स का एक तरह से विरोध कर रहे होते हैं। अभी तो भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने का, किंतु भारत उस बस को मिस कर देता है। देखिए, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई हमारे भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों या लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री रहे, उनकी आपकी आपकी कोई भूल नहीं थी। अभी तो उस समय का माहौल ही ऐसा था। किसी आलोचक ने ठीक ही कहा है कि देखिए, उस समय का अगर हम साहित्य भी देखते हैं तो भारतीय साहित्य में अगर हम कुमार प्रदीप जी को देखते हैं तो वह भी अपनी पंक्तियों से क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आपका एटम बमों के दौर पर ऐठी है दुनिया, बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया, तुम हर कदम बढ़ाना जरा देखभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अर्थात परमाणु बम को लेकर एक बड़े तबके में मानवता के एक बड़े तबके में इसके प्रति नकारात्मक आपका माहौल था, किंतु देखा किस तरीके से भारत ने अपनी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 1962 में खासकर भारत चीन युद्ध के बाद अपनी नीतियों में परिवर्तन लाया था और 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान का युद्ध बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, आप इतने तथ्यों के लिए और बेहतर तरीके से देखने के लिए आप पहली कड़ी को जरूर देखें। तो आज हम लोग एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे 1971, क्योंकि 1971 का जो युद्ध था वो वास्तव में पूरे विश्व के इतिहास की दृष्टि से एक टर्निंग पॉइंट था, जहां एक और पहली बार इतनी कम आपका क्षमता के साथ किसी राष्ट्र ने एक नए राष्ट्र को पैदा कर दिया था, वो था बांग्लादेश। और दूसरी ओर अमेरिका जैसा सुपर पावर भी पाकिस्तान के टुकड़े होने से खुद को नहीं बचा पाया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि 1971 की युद्ध ने और कौन कौन से लैंडमार्क खड़े कर दिए जिसने भारत को भी न्यूक्लियर एज में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ाया। तो देखिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं 1971 की, इस बार से आगे बढ़ते हैं। तो देखा था किस प्रकार से 1971 के इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ी डिफीट दी और लगभग आपका 96,000 सैनिकों को भारत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। और इसके बाद पाकिस्तान आपका मजबूर हो जाता है और सरेंडर कर देता है भारत के सामने। और भारत के सामने सरेंडर करने के बाद में फिर 1972 का फेमस आपका शिमला समझौता होता है, जिसमें पाकिस्तान के आपका तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं भुट्टो और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच आपका शिमला समझौता होता है, जिसमें भारत कई तरीके की रियायत ले लेगा, जिसमें खासकर कश्मीर का मुद्दा एक द्विपक्षीय मुद्दा बन जाएगा। दोनों ही देश इस तरीके की बातें करेंगे कि अपने वो संबंध सुधारेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ आपका कई सारे तकनीकी सहयोग भी करेंगे और इस तरीके से भारत आपका शिमला समझौता के माध्यम से कुछ रियायत लेने में आपका सफल होता है। अभी तो कई आलोचक ऐसा मानते हैं कि भारत युद्ध तो जीत गया था किंतु शांति हार गया था। अब यह अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है देखने को, क्योंकि तत्कालीन रूप में कुछ आपका हमारे लिए चुनौतीकार इस प्रकार की बातें रख रहे थे कि देखिए, अगर भारत ज़्यादा रियायत लेने का प्रयास करेगा तो कल को जर्मनी की तरीके हिटलर का भी उद्भव हो सकता है वहाँ पर। तो देखिए, ये अपने अपने सामाजिक विषय की अपनी एक खूबी है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति का अपना अपना मत होता है और कोई किसी के मत को काट नहीं सकता है। आप अपने तर्कों के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं आखिरकार क्या होता है इस शिमला समझौते के बाद और किस प्रकार से विश्व एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ता है। तो देखिए, इस शिमला समझौते के बाद जैसे ही आपका पाकिस्तान
के तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो वो दो स्वप्न बुनते हैं वहां जाकर। एक और कि उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि अपनी सीमित क्षमता को देखते हुए कि वह भारत को युद्ध में नहीं हरा सकते। 1965 और 1971 के युद्ध में ये तो सिद्ध हो जाता है। तो वह आपका यहाँ से आपका एक तरीके का एक लक्ष्य बनाते हैं कि पाकिस्तान चाहे घास खाएगा किंतु परमाणु बम बनाएगा, अर्थात परमाणु बम बनाने का स्वप्न यहीं से वो बुनना शुरू कर देते हैं। और आगे चलकर आपका जो अमेरिका है वो भी अपने आप को बहुत ही ठगा महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसके जैसे एक सुपर पावर के होते हुए भी वह पाकिस्तान को टूटने से नहीं बचा पाता है। और इसी समय विश्व इतिहास की एक अनोखी घटना होती है कि पाकिस्तान के आपका कहने पर या पाकिस्तान के गठजोड़ पर, ये देखिए ये चाइना का जो प्रमुख था उस समय का माओ, चाइना, और इधर आपका अमेरिका के जो प्रमुख हैं उस समय प्रधान आपका राष्ट्रपति निक्सन, और तीसरी ओर आपका पाकिस्तान, ये तीनों मिलकर एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर देते हैं जो वास्तव में विश्व के लिए एक तरीके से अनोखा था। क्योंकि चाइना तो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी और अमेरिका ने कम्युनिज्म को हराने का आपका एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, किंतु ये तीनों देश आपस में मिल जाते हैं और अमेरिका एक नई चाल चलता है भारत के खिलाफ। वह आपका चाल क्या था कि अमेरिका आपका चाइना को गुपचुप तरीके से आपका इस तरीके की बात करता है कि चाइना तो 1964 में पहले ही आपका परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका होता है, तो वह चाइना को समझाने का प्रयास करता है कि आप पाकिस्तान की मदद करो और पाकिस्तान की मदद करके चुपचाप उसे न्यूक्लियर आपका पावर बना दो। तो इस आधार पर आपका तीन शक्तियां भारत के विरुद्ध कार्य कर रही होती हैं। नंबर एक तो पहला स्वयं पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, यूएसए। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में किस तरीके से भारत ने इस त्रिगुट को तोड़ने के लिए यूएसएसआर के साथ में आपका 20 वर्षीय समझौता कर रखा था। लेकिन यहीं मुड़ाते ही आपका ओले पड़ते हैं और 1973 और 1979 में दो लगातार आपका ऑयल क्राइसिस होती हैं। आप इसकी तुलना वर्तमान में हॉर्मुज संकट से भी कर सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से वर्तमान में आपका ऑयल की क्राइसिस चल रही। तो 1973 में चूँकि इजराइल द्वारा आपका खाड़ी देशों को आपका परास्त किया जाता है, जिस कारण से अमेरिका इनकी मदद कर रहा होता है, जिससे गुस्सा खाकर ये देश अमेरिका को लेकर एम्बार्गो लगा देते हैं, अर्थात तेल ना देने की नाकेबंदी कर लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा या बोल सकते थे आपका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वह भारत जैसे आपका उन मुल्कों को उठाना पड़ता है जो मूलतः आपका तेल आयात पर निर्भर थे, जिस कारण से एक और भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही होती है। तो वहीं से 1979 फिर से देखिए विश्व इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बनकर आता है कि इसी वर्ष आपका 1979 में ही आपका कोल्ड वार एक अपने अगले चरण में पहुंच जाता है। क्योंकि आप अगर ये देख रहे हैं अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए इंटर कर जाता है और यहीं पर आपका पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की आपकी बातें खिल जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही वो समय है जहां वह यूएसएसआर को फंसा सकता है। और यहीं पर अमेरिका का आपका एक सैन्य आपका सलाहकार ब्रेजनेस्की इसी खैबर दर्रे के पास खड़े होकर आपका नारा देते, एक हाथ में AK-47 और एक हाथ में कुरान लेकर खड़ा होता है। और वहाँ के मुजाहिदीन कौन थे? जो कट्टर मुस्लिम होते हैं, जो धर्म की शिक्षा लेते हैं, उनसे अब बात कहता है कि देखिए ये आपको स्वतंत्रता प्रदान करेगी, अर्थात उनके हाथों में वो बंदूक थमा देते हैं और कट्टरता के नाम पर कुरान की बात करने लगते हैं। और ये मुजाहिदीन अब खड़े हो जाते हैं भारत के यूएसएसआर के अगेंस्ट में। और किस प्रकार से देखते ही देखते आगामी 10 वर्षों में इन मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ को खदेड़ने में आपका सफलता प्राप्त कर ली, आपका यूएसएसआर को खदेड़ दिया अफगानिस्तान से। तो देखिए अब दो चुनौती सामने भारत के सामने आती हैं। एक और यूएसएसआर के लिए जहां ये अफगानिस्तान बहता हुआ घाव बन जाता है, जिस कारण से 1990s में जाकर आपका अन्य कई चुनौतियों के कारण जो सोवियत संघ होता है उसका विघटन हो जाता है। तो अब भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर ही अब नहीं बचता है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान एक आपका जिसे कह सकते थे दुरभ संधि करता है, गलत मंत्रणा बनाता है। उसे लगता है कि देखिए जब आतंकवाद के माध्यम से वह यूएसएसआर जैसी शक्ति का क्षरण कर सकता है तो भारत उसके लिए क्या है। तो अब उसके दिमाग में आपका एक फितूर साबित हो जाता है कि हम अगर न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो न्यूक्लियर पावर से भारत को बैलेंस कर सकते हैं और आतंकवाद के माध्यम से भारत को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर सकते हैं। तो वहीं भारत के लिए एक चुनौती फिर से आपका मुँह बाएँ खड़ी होती है कि जब सोवियत संघ के विघटन पर अमेरिका भारत के लिए आपका एक तरीके का स्टेटमेंट जारी करता है कि भारत अब अनाथ हो चुका है। ये वही मिखाइल गोर्बाचोव हैं जो आपके यूएसएसआर के विघटन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो भारत अब अनाथ खड़ा हुआ है। तो भारत तो वास्तविक रूप से ही अनाथ हो चुका था, क्योंकि उसकी वास्तविक शक्ति या उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर ही अब नहीं बचा था।
लेकिन वहीं इतिहास एक बार फिर से करवट लेती है।